राजस्थान के अजमेर में कल एक ट्रेन में बम की खबर मिली और उसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरती और पूरी ट्रेन को फिर चेक किया गया, तलाशी ली गई। खबर अफवाह निकली। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉग स्क्वाड की टीम चप्पा चप्पा छान रही है। रेल के हर कोने की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें अजमेर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दादर एक्सप्रेस में बम की खबर मिली थी। खबर के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बम डिस्पोजल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। 26/11 की घटना को देखते हुए पुलिस और अलर्ट पर आ गई। ट्रेन की छानबीन की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। खबर अफवाह निकली। बम की अफवाह फैलाने के आरोप में 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे जीआरपी पूछताछ कर रही है। तो भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। गुजरात के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इस बार अहमदाबाद शहर होस्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित होंगे। 2030 में एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। भारत को मेजबानी का फिर मौका मिला है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये गेम्स आयोजित होंगे। ये ऐतिहासिक घोषणा बुधवार को ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जनरल असेंबली में की गई। कॉमनवेल्थ की 100वीं गेम्स भारत में आयोजित होना ये कॉमनवेल्थ खेल मंडल के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और भारत में 2030 में उत्साहपूर्वक आयोजन करा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, भारत को 2030 के सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। इससे अधिक हर्ष का विषय और क्या हो सकता है। यह हमारे देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना की जीत है, जिसने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर और सशक्त किया है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम दुनिया का स्वागत करने को उत्साहित हैं। बढ़ते आगे बात बड़ी खबर की करेंगे। अब बीजेपी का फोकस पश्चिम बंगाल पर है। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं को निर्देश, कहा पश्चिम बंगाल की लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर विशेष डिनर बैठक भी बुलाई थी। डिनर के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु, असम विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आने वाले राज्यों में विधानसभा को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले बिहार में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल पर फोकस करने की बात कह चुके हैं। यूपी में बीएलओ की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और इन सब बीच एसआईआर को लेकर बीएलओ कई तरह की शिकायतें भी कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ से टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये समय लेने वाली एक प्रक्रिया है और चूंकि ऑन फील्ड होते हैं बीएलओज तो उन्हें करना पड़ता है, तो परेशानियां भी बहुत सारी आती हैं, कभी नेटवर्क की कभी कुछ। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक बीएलओ हैं। ये बताइए कि एक दिन में कितने ऐसे फॉर्म को डिजिटाइज कर पाते हैं आप? 1 घंटे में लगभग 15 से 20 फॉर्म कर पाते हैं। कई बार अगर ज़्यादा डिटेल भरनी होती है, फोटो नहीं लेता है, तो 10-12 ही हो पाते हैं। और एक दिन में टारगेट क्या रहता है? टारगेट तो 100 का है, 100 और 100 एबो। यहाँ जो ये काम हो दिया गया ना सर, ये काम कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करते हो जाता है। अच्छा। हाँ, फील्ड में जाओ, फार्म लो, फार्म कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने में टाइम लगता है और वो प्रेशर इतना है कि और ज़्यादा करो। प्रेशर है, दबाव महसूस करते हैं अंदर। यह है कि कार्य तो अपना करना जो मिला है। रात के 9-10 बज जाता है यही काम करते करते। कितने घन खाना बनाए, कितने घन खाएं। सुबह की शुरुआत? सुबह की शुरुआत होती है 4:30-5 बजे से हो जाती है, उठ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। एक स्टिंग ऑपरेशन ने नगर परिषद चुनाव को लेकर खलबली मचा दी है। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले के मालवड़ से विधायक नीलेश राणे ने अपनी ही सरकार की अलायंस पार्टी बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता के घर स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। इस स्टिंग में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि बीजेपी नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में पैसे बांट रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान मालवड़ आए थे। दावा किया जा रहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बंडिया सावंत और विजय केरावडेकर को चौहान ने 25 लाख रुपए चुनाव में बांटने के लिए दिए थे। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। खबर है कि आज कांग्रेस बिहार में हार की समीक्षा बैठक करने जा रही है। दिल्ली में होने वाली इस समीक्षा बैठक से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे को घेरने की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं।
आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई। खबर है कि पार्टी का एक तबका है जो ये मानता है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति का श्रेय भी कृष्णा आलावेरू को जाना चाहिए, जिन्होंने इस पूरे चुनावी शो को चलाया है। इस ग्रुप में ज्यादातर कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के बड़े नेता हैं, जिनके पुत्रों का प्रभारी ने टिकट काट दिया। टिकट वितरण, सिंबल बांटने से लेकर चुनाव प्रचार तक प्रभारी की टीम ने इन नेताओं को हाशिए पर रखा। ऐसे में जवाबदेही भी सिर्फ उन्हीं की ही बनती है। आशंका है कि बैठक में पुरानी और नई पीढ़ी और प्रभारी की टीम के बीच तीखी नोकझोंक भी हो सकती है। दूसरी तरफ प्रभारी और उनकी टीम का तर्क है कि चुनाव भले ही हारे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जनरेशन नेक्स्ट में इन्वेस्ट किया, जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। इस बार कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में सिर्फ 5 प्रत्याशियों का जमानत जब्त हुआ, जबकि एक तीसरा पक्ष को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो नेतृत्व के सामने बैठक में कहेगा कि अगर कांग्रेस को बिहार में रिवाइव करना है तो उसे आरजेडी की बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। चुनाव के आखिरी वक्त में कांग्रेस के साथ ब्लैकमेलिंग और सीट शेयरिंग को लेकर बेवजह दबाव का मुद्दा भी कई सदस्य उठाएंगे। बॉलीवुड स्टार किड्स के करीबी दोस्त और इन्फ्लुएंसर औरी का नाम ड्रग्स से जुड़े केस में सामने आया। औरी के कल घाटकोपर एंटी नार्कोटिक सेल ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ भी की है। देखिए अपडेट। रिपोर्टर सवाल करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर औरी कोई जवाब नहीं देता है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इन्फ्लुएंसर औरी ड्रग केस में करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद बाहर निकला। घाटकोपर एंटी नार्कोटिक सेल के यूनिट से निकले औरी ने चुप्पी साधे रखी। बताया जाता है कि 252 करोड़ के ड्रग्स केस में अभिनेता सिद्धांत कपूर के बाद मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी से पूछताछ की। औरी को इसके पहले 20 नवंबर को पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भेजा था। 26 नवंबर को औरी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मंगलवार को इसी मामले में पुलिस ने 5 घंटे तक श्रद्धा कपूर के भाई और अभिनेता सिद्धांत कपूर से पूछताछ की थी। ड्रग केस के पहले भी औरी एक विवाद में फंसे थे। इसी साल मार्च में वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे। उस दौरान एक होटल में उन्होंने कथित तौर पर शराब पार्टी की थी, जबकि कटरा और वैष्णो देवी क्षेत्र में शराब पीना सख्त प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। खबर हरियाणा के नूह से। यहां पर पुलिस ने वकील रिजवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिजवान के गांव तक TV9 की टीम पहुंची। देखिए आप खबर। ये है नूह जिले के तावडू उपमंडल का खरखड़ी गांव। गांव के लोग हैरान हैं कि उनके यहां का रहने वाला वकील रिजवान पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। ये रिजवान का घर है जहां सन्नाटा है। परिजनों का कहना है कि रिजवान गुरुग्राम के साथ सोहना और तावडू कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उस पर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजने का आरोप है। सर न्यूज में भी चल रहा है तो वो पाकिस्तान जासूस का आरोप लगा रहे हैं, मगर सर हमारा तो ऐसी उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, निराधार है, झूठे आरोप है। पिछले 6 महीने में जासूसी के आरोप में नूह जिले से 1 साल में ये तीसरी गिरफ्तारी है। पुलिस उसके एक साथी से भी पूछताछ कर रही है। बहरहाल रिजवान के खिलाफ देशद्रोह और जासूसी से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस दिल्ली की जांच एजेंसी उसे लेकर उसके घर भी पहुंची, जहां से उन्होंने उसका लैपटॉप, दस्तावेज और डिग्रियां कब्जे में ले ली हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल उपकरणों की जांच से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।